France becomes a constitutional, the next topic in chapter 1, France becomes a constitutional monarchy, यानी कि फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि राजा जो था वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, ऑटोक्रेटिक या डिस्पोटिक पावर का जो है वो ओनर था, यानी कि एक निरंकुश शक्तियों का स्वामी था, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल जो है वो नहीं था, और इसलिए फ्रांस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन जो है जब लुइस 16 के द्वारा, जो उस समय का किंग था लुइस 16, उसके द्वारा जब जो है नए टैक्स लगाने के लिए नेशनल असेंबली की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, तो नेशनल असेंबली के द्वारा अपने आप को जो है एक राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, तो उसके द्वारा अपने आप को एक नेशनल असेंबली जो है वो डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया, और उसके द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का काम जो है वो अपने हाथों में जो है वो लिया गया। और फिर 1791 में उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तैयार किया गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का काम, रचना का काम जो है वो पूरा किया गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन उद्देश्य था, वो राजा की शक्तियों को जो है वो कम करना था, लिमिटेड करना था। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो अभी तक फ्रांस का पावर केवल किंग में वेस्टेड होता था, किंग में निहित होता था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अब जो पावर था वो अब किसी एक पर्सन के हाथों में जो है वो कंसंट्रेट या केंद्रित जो है वो नहीं था, बल्कि अब इसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो है वो सेपरेट कर दिया गया था, जैसे लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी में जो है पावर्स या सत्ता को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इस तरह से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, संवैधानिक राजतंत्र जो है वो बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो कानून बनाने की शक्ति थी वो नेशनल असेंबली में जो है वो निहित थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट की जाती थी, यानी कि डायरेक्ट इसको लोग नहीं चुनते थे, बल्कि लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो होते थे वो इनको चुनते थे, इसके मेंबर्स को चुनते थे, और इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सबसे पहले इसमें जो सिटीजन्स होते थे वो इलेक्टर्स के ग्रुप को जो है वो इलेक्ट करते थे, चुनते थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, और फिर सिटीजन्स के द्वारा जो चुने हुए इलेक्टर्स होते थे, इन इलेक्टर्स के थ्रू असेंबली के मेंबर्स को जो है वो चुना जाता था। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, लेकिन यहाँ पे सभी नागरिकों को जो है वो वोट देने का अधिकार या राइट जो था वो नहीं थे। ओनली मेन एबव 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of a liberal wage were given the status of active citizens। केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जिनकी जो एज थी वो 25 ईयर से क्या थी, ऊपर थी, और जो एटलीस्ट 3 डेज़ यानी कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, केवल उनको ही एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस या दर्जा जो है वो दिया गया था, और केवल उनको ही वोटिंग राइट भी दिया गया था। दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बचे हुए जो पुरुष और महिलाएं थे उन सभी को पैसिव सिटीजन्स के रूप में क्लासिफाइड जो है वो किया गया था, यानी कि वे सभी पुरुष जिनकी एज जो थी वो 25 साल से कम थी, या जो फिर 3 डेज़ का टैक्स, 3 डेज़ की वेज के बराबर इक्वल मजदूरी के बराबर जो है वो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, और सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया था, और इनको वोट देने का राइट जो था वो नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड then a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। एक इलेक्टर्स के रूप में क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि एक इलेक्टर्स की योग्यता पाने के लिए और साथ ही असेंबली का मेंबर बनने के लिए फ्रांस में किसी व्यक्ति को हाईएस्ट
रैंक का टैक्स पेयर जो है वो होना चाहिए था, यानी कि उच्च श्रेणी का टैक्स चुकाने वाला करदाता जो है वो होना चाहिए था, तभी वो इलेक्टर्स के रूप में भी जो है वो इलेक्ट हो सकता था या असेंबली के मेंबर के रूप में भी जो है वो इलेक्ट हो सकता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है वो मैन और सिटीजन्स के राइट्स के डिक्लेरेशन के साथ होती है, यानी कि पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, अधिकार जैसे कि जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा, वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट। इन अधिकारों को जो है वो नेचुरल और इनएलिनेबल यानी कि प्राकृतिक और अहरणीय यानी कि जिसको लिया नहीं जा सकता, जिसको छीना नहीं जा सकता, ऐसे अधिकारों के रूप में इसको इस्टेब्लिश जो है वो किया गया। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बिलोंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और इन अधिकारों को जो है बाय बर्थ जो है वो माना गया, यानी कि ये सभी अधिकार जो है किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और इनको छीना नहीं जा सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन ए नेचुरल राइट। और राज्य का या स्टेट का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के इन नेचुरल राइट्स के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का जो है वो काम करे। फ्रांस की नेशनल असेंबली किस तरह से इलेक्ट की जाती थी, इसको इस फिगर से हम आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। पढ़ चुके हैं कि वहाँ के